नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। यूपी के चुनाव में आज एक नया रंग दिखा, प्रियंका गांधी का रंग। प्रियंका ने रायबरेली से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और आते ही पीएम मोदी पर हमला किया। प्रियंका का सवाल है, क्या यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत है? तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? यूपी के कांग्रेसी इसी दिन की आस लगाए बैठे थे। चुनावी मैदान की बाउंड्री पर खड़ी प्रियंका गांधी आज एक्शन में आई। कांग्रेस के लिए फ्रेंडली पिच रही रायबरेली से प्रियंका की प्रचार पारी शुरू हुई। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं, वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? कुछ नहीं किया। जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए। मंच पर राहुल और प्रियंका की केमिस्ट्री से साफ था कि पार्टी ही नहीं, राहुल की नजर में भी उनकी क्या अहमियत है। राहुल ने यूपी से रिश्ते पर कटाक्ष जारी रखा। रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। रिश्ता बताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। अमेठी रायबरेली में प्रचार का दारोमदार फिर से प्रियंका पर होगा। ये जिम्मेदारी वो अरसे से निभाती रही है। इस बार प्रियंका रायबरेली थोड़ी देर से आई हैं। उनके आने में देरी हुई तो बीजेपी ने फौरन हमला किया। प्रियंका पर पहला वार स्मृति ईरानी की तरफ से हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब 2014 का मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब शायद राष्ट्र के सामने पहली बार अमेठी की हकीकत प्रस्तुत हुई। अब अगर वो मैदान जंग में उतरेंगे तो उन्हें भी इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी ने रायबरेली अमेठी में प्रियंका गांधी के यूं चुनाव के वक्त आने पर भी तंज किया। विनय कटियार बोले, प्रियंका के लिए तो रायबरेली टूरिस्ट स्पॉट जैसा है। रायबरेली अमेठी तो प्रियंका के लिए पिकनिक स्पॉट है। टूरिस्ट वीजा पर वो जाती हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। और ये दोनों भाई बहन मिल करके भी प्रदेश के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं और नकार रही है जनता इनको। बहुत जबरदस्त चर्चा थी कि इस बार यूपी में प्रियंका धूमधाम से चुनाव प्रचार करेंगी। डिंपल और प्रियंका की बहु बेटी वाली जोड़ी पर गठबंधन के सुनहरे भविष्य की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिंपल तो धुआंधार प्रचार कर रही हैं, लेकिन प्रियंका अमेठी रायबरेली की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। कांग्रेस तुरूप के पत्ते को फिलहाल बचाए रखना चाहती है, लेकिन इस बार प्रियंका के करिश्मे का इम्तिहान तो अपने ही गढ़ में है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ शिवपूजन झा, रायबरेली, आज तक। यूपी के हरदोई में कल पीएम ने कहा था कि यूपी ने मुझे गोद लिया है, यूपी मेरा माई बाप है, मैं माई बाप को नहीं छोड़ूंगा। पीएम के इस बयान पर विरोधी दल के नेता खूब चुटकी ले रहे हैं। कुछ देखिए उसी की बानगी। ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, ये उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है। एक गोद लिया हुआ बेटा अपने माई बाप को वादा करता है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका पूरा साथ रहूंगा। जो खुद का बेटा नहीं कर पाता, गोद लिया बेटा करके दिखाएगा। ये मैं उत्तर प्रदेश के माई बाप को कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आए और जब बनारस गए थे तो कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। वो गंगा मैया अभी भी याद कर रही हैं। और बाराबंकी में आए तो कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया है। बताओ फिर हमें और आपका क्या, बताइए हम लोग आप लोग कौन गोद लेगा फिर बताओ। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। बनारस गए, कहा गंगा मां से कहा मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है। 2014 में कहा बनारस को बदल दूंगा, वायदे किए। मोदी जी, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है।
क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी, आप उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। कब गोद लिया? कहाँ रिलेशन जोड़ रहे हैं? क्या बोले कि यूपी के हम बेटा हैं? हाँ, यूपी के दत्तक पुत्र हैं। मैंने बोले दत्तक पुत्र हैं, तब बाप आपका कौन है? उत्तर प्रदेश में 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज थम गया। यहां 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग फिर से शुरू हो गई। ध्यान से देखें रिपोर्ट। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेताजी और हमारे बीच में खाई पैदा की है, कम से कम इटावा के लोग, उनके सबक सिखाने का काम करना। मैं यहीं पर कहना चाहता हूं, किसी को मैंने डांटा तो नहीं, किसी का मैंने अपमान तो नहीं किया, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं। अगर कह सकते हो। हमने तो टीवी पे देखा जिनपे स्पेयर में है चुनाव चिन्ह, कैसे नेताजी से धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे। बताओ, देखा कि नहीं देखा? धोखे से आशीर्वाद ले रहे थे, और फिर इन्हीं लोगों ने धोखे में हमें भी पार्टी से निकलवाया था। बताओ, निकलवाया था क्या नहीं निकलवाया था? कम से कम ये चुनाव में तो हिसाब किताब कर दो, हमारी मदद कर दो इस चुनाव में। ये उनका क्षेत्र है और नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी आशीर्वाद है, और नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते हैं, तो बस ठीक है। बाहर वालों से गठबंधन है और जो अपने हैं उनसे बंधन के तार टूटते जा रहे हैं। सेना सख्त है, सरकार भी सेना के साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन कश्मीर में पत्थरबाजों की शैतानी बरकरार है। आज कश्मीर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई जिनसे यह साफ हो जाता है कि पत्थरबाजों पर प्रहार करने का वक्त आ गया है। कश्मीर में पत्थरबाजी की ये ताजी तस्वीरें बता रही हैं कि अलगाववादियों की साजिश अभी जारी है। शोपियां में पत्थरबाजों ने कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई, सरेआम पत्थर बरसाए। ये सब तब हो रहा है जब सेना प्रमुख की दो टूक चेतावनी जारी हो चुकी है। लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा, तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इफ दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, डिस्प्लेइंग फ्लैग्स ऑफ ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. सेना प्रमुख के साथ केंद्र की मोदी सरकार खड़ी है। रक्षा और गृह मंत्रालय सेना को खुली छूट देने के पक्ष में है। तो वहाँ जो लोकल ऑफिसर होता है उनको फ्री हैंड होता है, और ही हैज टू टेक अ कॉल ऑन द लोकल इंसिडेंट। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, उसको मिस इंटरप्रेट करने का कोई जरूरत नहीं है। सेना के सख्त रवैये से अलगाववादियों में तिलमिलाहट भी साफ साफ देखी जा सकती है। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल आज सड़कों पे उतर आई है। किस लिए उतर आई है? क्योंकि वो अपना हक चाहते हैं। अलगाववादी ताकतों की हिमाकत देखिए कि आज ये श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान और ISIS के झंडे भी फहराए गए। जाहिर सेना और सुरक्षा एजेंसियों को उकसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के लिए पत्थरबाजों से सियासी तौर पर निपटना आसान नहीं होगा। बीजेपी और PDP दोनों इस मुद्दे पर दो छोर पर खड़ी दिख रही हैं। नहीं, देखिए, जहां नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज सरकार को भी नहीं करना चाहिए और आर्मी तो करेगी नहीं। और जो भी लोग इसके पीछे हैं, अगर वो आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट किया जाता, वो अच्छी बात है। कश्मीर में आग भड़काने वालों से एक साथ कई मोर्चों पर निपटने की जरूरत है, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि सियासी पार्टियां अपनी टफली, अपना राग गाने की बजाय एक आवाज में बात करें।
दिल्ली में राजदीप सरदेसाई के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील खाने से 9 बच्चे बीमार हुए तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के सीएम आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा भड़का दिल्ली में मिड डे मील में कथित लापरवाही पर। सांसद रमेश बिधोड़ी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। सीएम घर पर नहीं थे। जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेडिंग पार कर केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस वालों ने पानी की बौछार कर दी। कोशिश केजरीवाल के घर पर जाने की थी, हालांकि दिल्ली के सीएम उनके आवास पर नहीं हैं, फिर भी बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह का गुस्सा और संगम विहार और देवली इलाके के लोगों में है। सिसोदिया साहब एजुकेशन की बात कर रहे थे, उनके एक विधायक के ससुर की एनजीओ चलती है और चूहा मिला हुआ भोजन परोसा गया जहरीला, और 9 बच्चे हॉस्पिटल में रात एडमिट हैं, 40 बच्चे घरों में दर्द से करा रहे हैं, और वहाँ पर आधा किलोमीटर दूर पे बत्रा अस्पताल है। केजरीवाल अपना इलाज कराने बेंगलोर जाएगा। स्कूल में मिड डे मील संगम विहार के जन चेतना जागृति अन्नपूर्णा रसोई से सप्लाई की गई थी। शिक्षा और खाद्य विभाग के अफसरों ने रसोई का निरीक्षण किया। रसोई के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के देवली इलाके स्थित सर्वोदय स्कूल में मिड डे मील खाने से कल अचानक 9 बच्चे बीमार पड़ गए। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत पर उन्हें तुरंत पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों का आरोप है कि मिड डे मील में जो सब्जी परोसी गई थी उसमें मरा हुआ चूहा मिला था। रोहित मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। क्या दिल्ली के आसपास कोई सम्मोहन करने वाला गैंग सक्रिय है? 4 दिन पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गुम हुई बच्ची ने जो खुलासा किया है, उसके बाद इस गैंग को लेकर ये सवाल खड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिली बच्ची के मुताबिक उसे सम्मोहित कर 2 महिलाएं ले गई थीं। आर्ची को अगवा करने वाली महिलाएं कौन थी? आर्ची मिल गई, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। जिस बच्चे के इंतजार में 4 दिन से घर वालों की सांसें अटकी हुई थी, उसके मिलने की खबर जैसे ही मिली, खुशियों का कोई पारावार नहीं रहा। हम बहुत खुश हैं, हमारी दीदी मिल गई। 4 दिन गए हैं, काफी परेशानी थे। क्या कहेंगे उस बारे में? बस बहुत कंडीशन किसी पे नहीं है, किसी माँ पे ना ऐसा है, किसी माँ पे, किसी परिवार पे ऐसा पार न टूटे। 12 साल की आर्ची यादव 12 फरवरी की दोपहर को इंदिरापुरम के शक्तिखंड 3 स्थित अपने घर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। आर्ची की मां उसे घर पर छोड़कर दूसरी बेटी को लेने बस स्टॉप गई, लेकिन लौट कर आई तो आर्ची लापता थी। कल रात गाजियाबाद पुलिस को खबर मिली कि आर्ची हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिली है। वो वहाँ के चाइल्ड केयर सेंटर में है। बड़ी खुशी की बात है कि अर्ची हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड केयर सेंटर में मौजूद है। उससे बात भी हुई है और अभी वो खुद भी सेफ है और सेफ हैंड्स में है, तो ये सबसे पहले खुशी की बात है। आर्ची तो मिल गई, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। आखिर वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम से इतनी दूर कांगड़ा कैसे पहुंच गई? बच्ची के मामा के मुताबिक उसे सम्मोहित कर 2 महिलाएं ले गई थी। होश में आने पर बच्ची उनके पास से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। गौरतलब है कि घर के सीसीटीवी फुटेज में आर्ची हड़बड़ी में भागती दिख रही है। 2-3 लोग बाइक पर भी संदिग्ध रूप से नजर आए। मैंगलोर, गाजियाबाद, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।